एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू विद कविता मैम पे। गाइस मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी की बुक है ये ज्योग्राफी की। और आपको पता ही है कि हमारी जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसकी सीरीज चली हुई है सब्जेक्टिव वाले की जो 60 मार्क्स का आता है। और आपको पता ही है कि एग्जाम जो एग्जामिनर होता है ये जो सीटेट होता है ये एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन लेता है, कई बार तो एज इट इज ही लाइन उठा लेता है। तो हम करते हैं कि आप एनसीईआरटी बुक को ही अच्छे से बिल्कुल बहुत अच्छे से उसके करिए, आपका हाई स्कोर उसी से ही होगा। और गाइज़ ये सिर्फ़ उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी स्टूडेंट के लिए हैं जो किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि स्टैटिक जीके हर एवरी उसमें एग्ज़ाम में आती है। तो और एनसीईआरटी को ही आपको पता ही है, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम अगर क्वालीफ़ाई करना है तो एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी पड़ती है। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए ही यूज़फुल रहने वाली है। गाइस चलिए चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट ना करते हुए। हम अपना जो टॉपिक है ये क्या टॉपिक दिया हुआ है, ग्लोब एंड ग्लोब का ये चैप्टर है और इसमें टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये आपकी ये रेखाएं दी हुई हैं। और अगर इसमें बात करते हैं, जैसे आप मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ आपको। जो हमारी अर्थ है ना वो आपको पता ही है कि हम बोलते हैं कि राउंड शेप में है, यानी गोलाकार है। एक्चुअल में वो गोलाकार नहीं है, थोड़ी सी चपटी है। और ये हमारा जो आप सभी इसको जो भी सभी स्टूडेंट ने देखा होगा अपने स्कूल में क्या होता है, ग्लोब रखा होता है। और ग्लोब रखा होता है तो ग्लोब उसमें क्या होता है कि दो बिंदु दिए होते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं इमेज। मैं इस ये इमेज दी हुई है, इसमें आपका एक बिंदु उत्तरी ध्रुव है और एक बिंदु है दक्षिणी ध्रुव। यानी दो ध्रुव दिखाई गई है, दो बिंदु पे टिकी हुई है। और ये जो यहाँ पे जो एक्स दिखाया हुआ है ना कि यहाँ से ये जो है घूमती है। एक्चुअल में तो हमारी उस पे कोई सुई नहीं है, हमारी अर्थ पे कोई सुई नहीं है, वो सिर्फ अपने अक्ष पे घूमती है। यानी आप कोई भी जैसे आप बॉल है आप उंगली पे घुमाते हैं तो वो बॉल में कोई सुई थोड़ी होगी, उसमें क्या होगा कि आपके वो अक्ष पे अपने आप मतलब घूमती रहती है। ये हमारी जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी का एक लघु रूप, यानी लघु और वास्तविक रूप कह सकते हैं कि आप इसको देख के समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है सेम टू सेम इस ग्लोब की तरह है। ठीक है, ये स्मॉल रूप है इसका। और ग्लोब क्या होते हैं कि कई तरह के ग्लोब पाए जाते हैं। एक ग्लोब तो ऐसे बड़े जो ये वाले ग्लोब है इसको तो हम कैरी कर नहीं सकते, ये जैसे स्कूल्स वगैरह में ऑफिस वगैरह में ये पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ग्लोब होते हैं जो छोटे होते हैं, जिनको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। और कई आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, बलून लेके आते हैं। जैसे बलून और जैसे हैप्पी बर्थडे का वो बलून टाइप सा होता है। आप वैसे तो उसमें पैकिंग में आता है वो बिल्कुल ही ऐसे ही रहता है, बिल्कुल मतलब जैसे आप बलून को फुलाते हैं, फुलाने से पहले जैसे बलून होते हैं ऐसे ही उसको फुलाते हैं तो वो पूरा पूरा का फूल के जो है पूरा हैप्पी बर्थडे दिखाई देता है। जैसे थीम वगैरह पे भी आजकल आपने देखा होगा ऐसे ही ग्लोब आता है। ग्लोब में क्या होगा कि वो बलून टाइप में आता है, आप उसको ईज़िली जो है अपने पॉकेट में कैरी करके जा सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको कहीं भी आपको यूज़ करना है तो उसके अंदर हवा भरेंगे और हवा भरने के बाद वो फूल जाएगा, फिर उसको आप क्या है ग्लोब की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए है आप देखते हैं टॉपिक में क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है हमारी पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है। और ये जो पृथ्वी होती है, ये जो ग्लोब है ना, इसको एक क्वेश्चन ये भी पुट किया जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो मतलब घूमती किस तरफ है? ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, हम ग्लोब को भी हम कैसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। यानी हम इसको कैसे घुमाएंगे, यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से घुमाएंगे हम इसको। तो ये क्या करेंगे, यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। यानी जो हमारी ये आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ये क्या कर रही है, ये थोड़ी सी ना चपटी भी है और थोड़ी सी उभरी हुई है, यानी अंदर से थोड़ी सी उठी हुई है। और ये ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का लघु और वास्तविक रूप है। ये पूछता है कि ग्लोब जो है इसका पृथ्वी का क्या है, एक लघु रूप भी है और वास्तविक है। अगर आप इस ग्लोब को देखते हैं तो आपको लगता है कि जैसे अपनी पृथ्वी को ही देख रहे हैं।
अब आप बात करते हैं ग्लोब जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ कुछ बड़े होते हैं जो आसानी से एक दूसरे से यानी एक जगह से दूसरे जगह पर हम ले जा नहीं सकते और कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। जैसे कुछ छोटे या जैसे उसके टाइप के होते हैं, गुब्बारे टाइप के जिसमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है कैरी कर सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसी प्रकार इसे उसी प्रकार से घुमाया जाता है। अब आपने देखा होगा कुम्हार को देखा होगा, जैसे कुम्हार अपना जो भी मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो क्या करता है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, ना कि वो ऐसे घुमाता है। वो क्या करेगा ऐसे करके ऐसे करके घुमाता है, ठीक है? ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ना कि वो क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो अब देखो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को आसानी से मतलब उनके सही आकार में उनको जो है शो किया गया है। ये आप इसको बल्कि डबल टिक कर लीजिए कि आपको अच्छे से इसको पता चल जाए कि इसका इसमें मतलब क्या पूछा गया है। मतलब इसे क्वेश्चन ऐसे ही पुट करता है। इसमें कहेगा कि जैसे इसमें देश दिया हुआ है, उसमें क्या है महाद्वीप और महासागर ये दिया हुआ है और इसके अलावा अगर वो किसी और चीज़ को शो करता है, पहाड़ वगैरह ऐसा कुछ दिखा दे, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ग्लोब पे क्या-क्या चीज़ें शो की होती हैं, ठीक है? पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। आप देखो एक लेमन है, आप लेमन देखते हैं, लेमन पे क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा कि राउंड शेप में होता है। अगर आप उस पर किसी एक अगर उस पे कोई बिंदु अगर आप करना चाहते हैं तो मतलब डिफ़िकल्ट है वैसे तो उसमें तो दिखता है। उसमें लेमन में तो क्या होता है कि एक ऊपर बिंदु होता है, एक नीचे होता है। जब आप कट करते हैं, बीच से कट करते हैं ना, तो बट ये कठिन थोड़ा-सा ना डिफ़िकल्ट होता है कि हम किसी भी गोल आकार की चीज़ पे जो है उसका वो कर सकते हैं मतलब बिंदु मतलब बिंदु डिफ़ाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो राउंड शेप में होता है। तो कहाँ से क्या क्या करें, क्या नहीं, आपको पता ही है हमारी जो अर्थ है वो भी राउंड है। तो आप अगर एक बिंदु से स्टार्ट होते हैं तो दोबारा घूम फिर के उसी बिंदु पे आ जाते हैं, ठीक है? तो अब एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। इसे अंडरलाइन कर लीजिए। तो यही पूछा जाता है कि बताइए कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, उसे क्या कहा जाता है? या पूछे जाएँगे कि अक्ष है निम्न में से, तो उसमें क्या करेंगे 2-3 डेफिनेशन दे देंगे, तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि जो सुई की बात कर रहा है, यहाँ पे सुई पे फ़ोकस करना, कि जिस सुई की बात कर रहा है दैट मीन्स वो अक्ष होता है। ग्लोब पर 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव कहे जाते हैं। ये 2 बिंदु दिखाई दिए थे, मैंने बताया था कि आपको उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इसको घुमाया जाता है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। अब ये क्या होता है वैसे रियल में अगर बात करें तो उसपे कोई भी सुई नहीं होती है। हमारी जो पृथ्वी है वो सिर्फ़ अपने अक्ष पर घूमती है। किस पे अक्ष पे घूमती है? अपने अक्ष पर घूमती है। ये जो सुई की बात कर रहे हैं ये सिर्फ़ एक काल्पनिक रेखा है। इस पे कोई भी सुई नहीं है हमारी अर्थ पे। अब यहाँ पे देखिए एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 अलग-अलग जो है भागों में उसको डिवाइड करती है, बाँटती है और उसको क्या करती है, इसे क्या कहते हैं विषुववृत्त कहते हैं। ये वेरी इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए विषुववृत्त क्या होता है? जो काल्पनिक रेखा इसको अर्थ को 2 भागों में बाँटती है, ये देखिए आप इसको देख सकते हैं। जो ये दिया हुआ है ना ये वाला हिस्सा जो ये दिया हुआ है ये वाला, तो ये वाली जो ये डॉट करके ये जो लाइन दी हुई है, तो ये क्या है? ये आपकी मतलब क्या है ये देखो, मैं आपको बताती हूँ ड्रॉ करके। ये जो ये डॉट वाली रेखा दी हुई है ना, ये आपकी क्या है? ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत है। इसके अगर उत्तर की ऊपर के हिस्से की बात करते हैं तो उत्तर ध्रुव है और इसके नीचे की बात करते हैं तो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है? तो ये इसको क्या करता है 2 भागों में डिवाइड करती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी के वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। देखो ये चीज़ है ना मतलब आपको पता ही है कि जब हमारा जो चीज़ हमारे उत्तर में है, जो चीज़ हमारे दक्षिण में है, तो वो क्या करेगी हमारे अब जैसे आप इंडिया में ही देख लीजिए, आपकी कर्क रेखा आपके इंडिया के जो है बीचों-बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा से ऊपर वाले हिस्से को आप क्या कहेंगे? ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं कि ये तो जो है ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी मतलब उत्तर वाले बोलते हैं ना कि नॉर्थ इंडिया है और दक्षिणी वाले हिस्से को हम क्या करते हैं कर्क रेखा से नीचे वाले सारे कहते हैं कि साउथ में ये जो स्टेट हैं ये साउथ के हैं। तो वही चीज़ है इसमें भी आप सेम वही कर सकते हैं। ये समझने के लिए है कि आप विषुवत से ऊपर की तरफ जाएँगे अगर अगर बुक की लैंग्वेज में जाएँगे कन्फ्यूजन हो जाएँगे। थोड़ा अगर आप समझ से करेंगे तो बहुत ईज़ी रहेगा कि जो विषुवत रेखा है वो सेंटर पॉइंट पे है आपकी देखो सेंटर पॉइंट पे है ये बीचों-बीच
बीच है और इसके ऊपर वाले को उत्तर ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों जो है बराबर आधे भाग में होते हैं और विषुवत पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा बनाती है। पृथ्वी पर जो है इसकी यानी एक काल्पनिक रेखा है, ऐसी एक्चुअल में ना कोई रेखा है नहीं, जैसे हमने इसमें बनाई हुई है विषुवत। विषुवत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को देखो, यहाँ पर क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जो विषुवत वो ऐसे ही पूछता है, अगर समांतर वृत्तों की बात करता है तो उसको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। वो पूछता है कि अक्षांश रेखाएं, इतना ही क्वेश्चन देता है और नीचे पूछेगा कि इसमें से मतलब डेफिनेशन दे देगा, देशांतर की दे देगी, अक्षांश की दे देगा, विषुवत की दे देगा और अक्ष की दे देगा। तो उसमें से आपको पहचानना होगा कि इसमें से कौन सी अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा क्या होती है कि एक ऐसे ऐसे लाइन होती है, ऐसे करके, ऐसे ये है ना, ये अक्षांश रेखाएं, ये जो ये दी हुई है ना, ये सारी अक्षांश रेखाएं, ये जो ये 60 पे 40 पे ये सारी रेखाएं हैं। कई बच्चे क्या होते हैं अक्षांश वर्ड से ना जो कंफ्यूज होते हैं। अक्षांश को है ना अंग्रेजी में अगर बात करें तो लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड का मतलब होता है लेटी हुई, यानी जो ये लेटी हुई रेखाएं होती है ना, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो देशांतर रेखा होती है वो होती है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आपको पता ही है, लोंग लोंग मतलब खड़ा हुआ जो होता है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और लेटीट्यूड को क्या बोलते हैं, जो लेटी हुई होती है। इससे आप अच्छे से कंफ्यूजन जो आपकी नहीं रहेगी, क्लियर हो जाएगा। विषुवत शून्य अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वर्त से दोनों तरफ अगर ध्रुवों के बीच की तरफ अगर जाते हैं तो ये किसका है, बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वर्त का मतलब एक चौथाई हिस्सा है, यानी एक चौथाई हिस्से की बात करते हैं। जो अगर बात करते हैं ना, जैसे ये वाला हिस्सा जो ये वाले हिस्से की बात करते हैं, जो विषुवत वर्त की तरफ अगर दोनों तरफ ध्रुवों की तरफ जाएंगे, दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, एक चौथाई हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा है एक चौथाई है। अगर इसके माप की बात करते हैं, जैसे आप बात करते हैं ये 360, अब ये 360 है ये, ठीक है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हम्म। अब जैसे 360 की बात करते हैं, 360 क्या होता है कि जैसे इसने कैसे मेजरमेंट किया है कि ये 360 है, ठीक है। इनटू में अगर इनटू की बात करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपने मैथ में डिवाइड करना तो सीखा ही होगा कि 4 9 जा क्या होता है, 90, ठीक है। 4 9 जा 9, 36, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इजीली जो है इसे मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। आप मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ जिससे आपको ईज़ी हो जाए। ठीक है? ये वाला जो है जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, आप उसको बहुत अच्छे से कीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पुट करता है एग्जामिनर, ठीक है? और इसको अगर बात करें तो अंश में मापा जाता है। किसको? इसको जो ये अक्षांश रेखा है इसको अंश में मापा जाता है, ठीक है? और इसके माप की बात करते हैं 360 डिग्री, जैसे 90 पे उत्तर ध्रुव है और 90 डिग्री दक्षिण पे जाए तो दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है? तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट आता है, इस प्रकार विषुवत के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत के दक्षिणी में जाएंगे तो समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश। ये बिल्कुल मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप उत्तर में जाते हैं तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा और दक्षिण में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर यानी दक्षिण लिखा जाता है। आपने अपने यहाँ पर भी देखा होगा, जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या करते हैं, उत्तर को हम क्या करते हैं, उत्तरी ध्रुव करते हैं और दक्षिण वाले को क्या करते हैं, दक्षिणी ध्रुव मतलब दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। और दक्षिण को हम पूरा पूरा प्रॉपर नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, द लिखा, द राइट किया और उसमें क्या करेंगे, हम डॉट लगा के उसको उत्तर इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कीजिए, कई बार एग्जाम्पल ही पुट कर देता है एग्जामिनर। क्या दिया हुआ है इसमें कि एक सेकेंड, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर जगह है एक, और ब्राजील में दक्षिण अमेरिका में जो पड़ता है बेलो होरिजोंटे जगह है।
दोनों जो हैं एक ही अक्षांश पर है, यानी 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं। अगर दोनों की बात करें तो ये एक मतलब 20 डिग्री पे दोनों हैं। बट अगर बात आप देख सकते हैं कि जो अगर हम बात करें 20 डिग्री पे हैं, तो देखो सोचने वाली बात ये है कि दोनों जगह एक, अब जो महाराष्ट्र है ये तो इंडिया में है और ये आपके साउथ अमेरिका में पड़ता है, हॉरिज़ॉन्टे बेलो हॉरिज़ॉन्टे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 20 डिग्री मतलब एक ही अंश पे हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये जैसे ये 20 डिग्री उत्तर में पड़ेगा और ये 20 डिग्री दक्षिण में पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए इसको ये क्या कहता है कि आप अगर बात करें, यानी है दोनों एक ही डिग्री पे, बट अगर ये बात करता है तो ये कहता है कि ये उत्तर की तरफ है, उत्तर 20 डिग्री उत्तर में है चंद्रपुर, और बेलो होरिजेंटे जो है 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, ठीक है? अगर हम इसको देखें, इससे बात करते हैं, जैसे अब इसमें बात करते हैं। अब देखो इस इमेज को देखिए। इमेज में क्या कहता है कि ये एक लाइन दी हुई है विषुवत, ये डॉट डॉट वाली, ठीक है? ये किस पे है? 0 डिग्री पे। ये किस पे है? ये 0 डिग्री पे है, ये वाली। और इसके ऊपर में क्या दिया हुआ है? कर्क रेखा दी हुई है। ये कर्क रेखा दी हुई है और ये मकर रेखा दी हुई है। आपको पता ही है कि कर्क रेखा हम इंडिया से भी गुजरती है, और ये क्या है आपके 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है और ये 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ है। और अगर बात करते हैं 66 डिग्री, अब ये देखो उत्तरी शीत कटिबंध दिया हुआ है, ये है ना 66 डिग्री उत्तर में है और 66 डिग्री दक्षिण में है। अब देखो शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? शीत प्लस उष्ण। आपने उसमें संधि वगैरह की होंगी तो उसमें दिया होता है शीत प्लस उष्ण। शीत प्लस उष्ण का मतलब क्या होता है? जहां पर रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, यानी ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंडी। सेम यहीं पे दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंडी। क्योंकि ये जो एरिया ना शीत का मतलब होता है बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल चिल, जहाँ पे आइस होती है। जो ये ब्राउन सा दिया हुआ ना, ये वाला एरिया, ये आइस को डिनोट कर रहा है। ये आइस को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। और ये एरिया क्या है? यहाँ पे ग्रास ही ग्रास, मतलब इस तरह से जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या है? जैसे आपका जंगल वगैरह वो होता है, इस तरह से वो एरिया है, ठीक है? तो ये विषुवत जो है एरिया विषुवत है ये 0 डिग्री पे। और क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पुट करता है उसको देखिए। वो क्या करेगा? आपको ये पूछेगा कि बताइए जो विषुवत वर्ष से अगर मकर रेखा की बात करें तो वो कौन से उस पे है? तो आपको क्या करेगा? ये चारों ऑप्शन में दे देगा। ये 66 ये उत्तर भी दे देगा, ये आपको 23.5 डिग्री उत्तर भी दे देगा, 23.5 डिग्री दक्षिण और 66 डिग्री दक्षिण भी दे देगा। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा वो उत्तर में पड़ती है और मकर रेखा दक्षिण में पड़ती है। और आपको पता होना चाहिए कि पहले कर्क रेखा और मकर रेखा थे 23.5 डिग्री पे होती है, और जो उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं, दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं 66 पे, वो क्या पड़ता है? दक्षिणी उसमें पड़ता है। ठीक है? इस डायग्राम को अच्छे से कर लेना, बिल्कुल इसको रटना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझ के करना। आप समझ के करोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। आप बस इसको इमेज को ध्यान रखना कि आपकी विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा है और विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा पड़ती है। और आपके जो आपकी शीत कटिबंध की बात करते हैं, तो वो सबसे बिल्कुल 66 पे पड़ता है। और ये दक्षिण की बात करते हैं तो शीत कटिबंध ये भी क्या करता है? 66 पर ही पड़ता है। ठीक है गाइस? इस इमेज को ना आप अच्छे से कर लीजिए, और रटने की जरूरत नहीं है। इसको समझ के करेंगे तो 2-3 बार में ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक दो बार आप ड्रॉ करके देख लेना। कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो उससे ज़्यादा आसानी से समझ में आता है और कभी ना भूलने वाली चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका, अगर बात करते हैं अक्षांश रेखाएँ। अक्षांश रेखाएँ होती क्या हैं? अक्षांश मैंने पहले ही बताया था कि बच्चे जो है इसमें तो समांतर आपको दे दिया। समांतर का मतलब ऐसे अगर आप लेटी हुई की बात करते हैं, यानी इक्वल जो लाइनें होती हैं। बट अगर उसमें क्या होता है, कई बार समांतर नहीं देके वो अक्षांश दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं, बाइलिंगुअल आपका पेपर आता है, इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। तो आप अक्षांश को उसका इंग्लिश वर्ड देखना, आप क्या होगा? लेटी यानी लैटीट्यूड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यानी लेटी हुई रेखाएँ। और देशांतर की बात करते हैं तो ये स्टैंडिंग में होती है, यानी लॉन्गिट्यूड बोलते हैं उसको। ठीक है? आप ये विषुवत वर्त जो है आपका 0 से स्टार्ट हो रही है, मैं पूरा इसमें इमेज में पूरा करवा चुकी हूँ। ठीक है? उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में होता है और दक्षिणी ध्रुव जो है 90 डिग्री दक्षिण में समांतर रेखाएँ होती हैं। अब ये जो आपका ये ऑप्शन दिया हो ना, एक्चुअल में ना एग्जामिनर क्या करता है, इसको पूरा एज़ इट इज़ ही उठा देता है। इसको एज़ इट इज़ ही उठा के पुट कर देता है कि बताइए निम्न में से कौन-सा सही नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं वाले बनाता है। तो आपको क्या करना है, इसमें देखो ध्यान से देखना। वो क्या करेगा? इन डिजिट को चेंज कर देगा। इन डिजिट को सपोज़ करो विषुवत वर्त के अब उत्तर ध्रुव की बात करेगा, इन डिजिट को यहाँ रख देगा। 23.5 डिग्री उत्तर ही रख देगा और पूछेगा इसमें से कौन-सा करेक्ट नहीं है। अब जैसे कर्क रेखा की बात करते हैं, कर्क रेखा क्या करेगा? वो 66 डिग्री यहाँ पर रख देगा इसको। तो आपको बस माइनर सा ही डिफरेंस मिलेगा, जो एग्जाम में आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस इमेज जो मैंने बताई है ना, ये वाली जो ये इमेज है, ये वाली इमेज, इसको आप जितना हो सके आप ड्रॉ करके देखना, कभी नहीं भूलेंगे और आपका एग्जाम कभी भी जो क्वेश्चन है कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है? आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए। इसमें वो एज़ इट इज़ ही लाइन उठा के देता है और पूछता है कि बताइए इसमें से कौन-सा सही नहीं है। ठीक है? अब आता है पृथ्वी के
ताप कटिबंध की बात करता है। ताप कटिबंध क्या होता है? देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य, यानी आपने देखा होगा ना कि साल में एक बार सूर्य जो है आपके बिल्कुल सही सेंटर में आता है। सेंटर का मतलब आपके बिल्कुल सिर के ऊपर आता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध कहेंगे, यानी बहुत ज़्यादा उष्ण का मतलब होता है गर्मी, जिसमें ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य का मतलब अगर वो आप देखो, आप कैसे पता कर सकते हैं? आप जब खड़े हैं, आप कभी भी दोपहर में जाकर खड़े होकर देखना उसमें धूप में, अगर आपकी परछाई नहीं इधर-उधर कहीं नहीं जा रही, यानी सिर्फ आपके नीचे ही है, आपके पैरों के नीचे ही है। दैट मीन्स वो बिल्कुल आपके सिर के ऊपर जो है वो सूर्य होता है। और दूसरा आता है, जैसे अगर आपको परछाई आपकी सपोज़ करो लेफ्ट राइट आगे पीछे जा रही है, दैट मीन्स आपके वो जो है वो सूर्य थोड़ा-सा आपके सिर के ऊपर नहीं है, यानी उसकी जो किरणें हैं वो तिरछी हैं। अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। वो इसी को पूछता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, इसमें क्या करेगा, वो कैसे पूछेगा क्वेश्चन को कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव, क्योंकि आपने पता ही है उत्तर ध्रुव कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पड़ती है, जो मैंने पहले ही बताया था। और दक्षिणी ध्रुव जो है के बीच वाला जो तापमान होता है वो कैसा रहता है? मीडियम रहता है। कैसा रहता है? मीडियम रहता है। इसे हम क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाएगा। मीडियम, क्योंकि वो रहने के लिए गर्मी भी चाहिए और ठंडी भी चाहिए। ज्यादा ठंडी होगी तो भी मतलब जो है वो अच्छे सर्वाइव नहीं, आप बर्फ में देखा होगा आपने, अच्छे सर्वाइव नहीं कर सकता बंदा। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव है तो उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा नहीं होता। जैसे आप देखो यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि शीत कटिबंध क्या होता है? शीत का मतलब ही क्या होता है? ठंडा, बिल्कुल बिल्कुल शीत, बिल्कुल चिल। उत्तरी गोलार्ध के अगर हम बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध का जो उत्तर ध्रुव जो ऊपर वाला बिल्कुल देखा था ना, ब्राउन सा कलर था उसमें इमेज में, तो उस कलर को उसको बताया गया है कि वो जो है उसमें बहुत ज्यादा ठंड होती है। और यहाँ पे यहाँ पर क्या होता है? सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जाता। बस अपने जैसे यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि दिन दोपहर जब सूर्य सनराइज होता है तो वो चढ़ता चढ़ता ऊपर से बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आ जाता है। तो यहाँ पर जो है आइस ही आइस होती है, इसीलिए यहाँ पर क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। ये एक्चुअल में ये चैप्टर है थोड़ा सा एक दो बार आप रीड करोगे ना और थोड़ा-सा समझ के करोगे, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये थोड़ा-सा ना एक कॉन्सेप्ट बेस है, यानी आप थोड़ा-सा लॉजिकली अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईज़ी समझ में आएगा। अगर आप इसको रट्टा लगाएँगे तो रट्टे से नहीं समझ में आएगा। अब नेक्स्ट आता है देशांतर। देशांतर को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो खड़ी रेखाएँ होती हैं, ऐसे करके ऐसे खड़ी रेखाएँ होती हैं, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब इसमें बात करते हैं, देखो आप जैसे आपकी ये है, ये वाली रेखा, ये 0 में वो दी हुई है, क्या दी हुई है? यामांतर रेखा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? यामांतर रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री पे होती है। ये जितनी रेखाएँ हैं ना, ये सारी एक्चुअल में खड़ी रेखाएँ हैं। बट ये जो राउंड है ना, तो राउंड में आप देखा होगा कि इसके पैरेलल में आप खड़ी रेखा कैसे खींचोगे? नहीं खींच सकते ना, इसमें खड़ी रेखा नहीं खींच सकते। इसमें क्या होगा? थोड़ा-सा कर्व उस शेप में आएगा, क्योंकि बॉल है, तो बॉल पे आप क्या कैसे करोगे? खड़ी रेखा तो नहीं खींच सकते ना, थोड़ा कर्व में आएगी। इसीलिए ये है इक्वली, सारी इक्वली हैं सभी, लेकिन ये क्या करती हैं? थोड़ी-सी कर्व में आती है, क्योंकि ये राउंड शेप में है। अब आप यहाँ से इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लीजिए कि प्रशांत महासागर में एक स्थित टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री अक्षांश पर जो है स्थित है। और वही जैसे उसमें अक्षांश में दिखाया था ना, जो महाराष्ट्र का दिखाया था, चंद्रनगर करके था, और जो आपका साउथ अमेरिका में था, ये वाला दिखाया था ना आपको, ये जो दिया हुआ था, ये वाला जो हॉरिज़ॉन्टल बेलो हॉरिज़ॉन्टल जगह दी हुई थी। तो ऐसे ही इसमें इसमें देशांतर में होता है। ये आपका प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में मॉरिशस है। ये दोनों एक ही पर है, 20 डिग्री जो है उसमें दक्षिण में है। लेकिन 20 डिग्री पे ही है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा? उत्तर ध्रुव को जोड़ने वाली जो ये रेखाएँ जो है पूर्व और पश्चिम की ओर जो है इन रेखाओं को मतलब वो कहा जाता है। इसको इसको इस वाली रेखा को क्या कहते हैं? यामांतर रेखा कहते हैं। क्या कहा जाता है? यामांतर रेखा। अब ये आप यहाँ से देखिए, जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये देखो, इसे हम क्या कहेंगे? यामांतर रेखा कहेंगे। किसको? जो 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करती है। किसको? ये देखो यहाँ से। ये सिर्फ अक्षांश रेखाओं से विभिन्न सभी देशांतर यामांतरों की लंबाई तो समान होती है। इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज की है वेधशाला है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि बताइए कि ब्रिटिश राज की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये यहाँ पे ग्रीनविच में। और यहाँ से जो होकर गुजरने वाली जो यामुनतर पूर्व और पश्चिम की ओर जो है इसकी गिनती शुरू करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती शुरू करते हैं। इसे क्या कहेंगे? यामुनतर। और इसका जो मान की बात करते हैं तो 0 डिग्री देशांतर होता है। यहाँ से हम अगर बात करते हैं तो 180 तो पूर्व में, यानी जो ये इसकी बात करें, ये जो इसका जो यामुनतर ये दी हुई है ना, ये वाली यामुनतर जो रेखा दी हुई है, ये वाली स्ट्रेट वाली, तो इसके जो इसकी बात करते हैं ये 180 डिग्री है, और इसकी बात करते हैं ये 180 डिग्री है। 180 करके क्या बनता है? ये 360 बनता है। मिलकर जो है पृथ्वी को 2 समान भागों, पृथ्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। किसी स्थान के देशांतर के आगे पूरा, यानी आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कि पहले लिख के और उसको जो पूल लिख के उसके आगे डॉट लगाया जाता है। ये ठीक है, ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा वो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और अब आता है, अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतरीय यामांतरों के द्वारा ग्रिड बनी होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए ग्रिड क्या होती है? ग्रिड एक्चुअल में क्या होता है कि जो अक्षांश रेखाएँ और देशांतर रेखाएँ, ये जो है ना, ये जाल सा बना हुआ है। इस जाल को ग्रिड कहते हैं। यानी ये जो देशांतर रेखाएँ और जो ये अक्षांश रेखाएँ हैं, ये सब मिलकर क्या बनाती है? ग्रिड बनाती है, जाल बनाती है। ठीक है? अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उसका जो है आसानी से पता लगा सकते हैं। अब इसको एक अंडरलाइन कीजिए आसाम वाले में। आसाम में एक धुबरी जगह है, वो भी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। वो यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए आसाम में एक धुबरी करके जो स्थान है, वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे कौन सी डिग्री पे पाया जाता है? तो आपको ये मतलब डबल टिक कर लीजिए इसको कि ये कहाँ पाया जाता है? इस पे पाया जाता है। उस बिंदु को अब आता है नेक्स्ट, ये तो आपको वैसे बस इसको समझाने के लिए पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ। ये मैप दिया हुआ है, वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हिंद महासागर, ये हमारा क्या है? इंडिया है। ये इंडिया है और ये हिंद महासागर है, और ये इंडिया के ऊपर आपने देखा होगा चाइना है, ठीक है? और ये अटलांटिक महासागर है, ये आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर है, ये पूरा मैप दिया हुआ है। अब ये आते हैं हम देशांतर और इसका समय की बात करते हैं कि हम समय को कैसे जान सकते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा तरीका आपने बचपन से पढ़ा होगा कि आपका पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की जो आपकी वो होता है ना, गति होती है, उनको से हम इजीली जो है इसका समय का पता लगाते हैं। अब जैसे आप सूर्योदय और सूर्यास्त प्रति आपको पता ही है कि जो सनराइज और सनसेट जो है, मतलब सूर्योदय भी होता है, अस्त भी होता है, पर डेली का रूटीन है ये, ठीक है? और आपको ये आप जानते होंगे कि देशांतर सॉरी जो ये समय होता है अलग-अलग देशों में अलग-अलग होता है। ये सिर्फ हमारी जो देशांतर रेखाएँ होती है ना,
उनके हिसाब से जो है हमारा क्योंकि हमारी अर्थ क्या होती है, राउंड शेप ऐसे घूमती रहती है। तो जैसे-जैसे वो सूर्य अगर घूमेगी तो सूर्य जिस डायरेक्शन में होगा तो उसी हिसाब से हमारे समय का निर्धारण होता है। पूरे विश्व में समय निर्धारण सबसे अच्छा साधन है स्थानीय समय का अनुमान जो है परछाई से। पहले का दिया हुआ है कि पहले लोग क्या करते थे, परछाई से समय का जो है मेज़रमेंट करते थे। ग्रीनविच ये आपको अंडरलाइन करना है कि ग्रीनविच एक ऐसी प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जो है जिस समय आकाश के सबसे ऊँचे बिंदु पर होगा या उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों का पर दोपहर होगी। यानी ये ग्रीनविच एक मतलब पॉइंट लिया गया है। यहाँ पर अगर सूर्य जी मतलब आकाश में ज जो से भी सबसे ऊँचे बिंदु पर होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर ये समय क्या होता है पूरा का पूरा दोपहर होगी। अब ये जो आपकी ये पूरा पैराग्राफ है ना, ये पूरा पैराग्राफ इसको ध्यान से कीजिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा आपका वो दिया हुआ है मतलब टाइम का मेज़रमेंट दिया कि आप टाइम का मेज़रमेंट कैसे करते हैं, ठीक है? देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि आपकी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की यानी एंटी क्लॉकवाइज़ जो है राउंड लगाती है घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है तो जो स्थान यानी हम जैसे पृथ्वी हमारी क्या करती है ऐसे राउंड लगाती है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज़। एंटी क्लॉकवाइज़ राउंड लगाती है तो क्या करेगी? वो ऐसे लगाती है, ऐसे करके ऐसे करके, ऐसे करके। तो वो क्या करेगी जो हमारी इसके कहता है जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है ना, उसका उनका समय जो है ग्रीनविच के समय से कैसे होगा? आगे होगा। पूर्व में होगा तो आगे होगा। और उनका समय जो पश्चिम में पड़ता है, उसका समय क्या होगा? पीछे होगा। अब देखो आपको क्या है कि आप एक ऐसे लाइन खींचिए, ए ऐसे लाइन खींचिए ऐसे करके, ठीक है? अब ये हमारा पूरब है और ये पश्चिम है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ग्रीनविच का मतलब एक सेंटर पॉइंट माना इसने। यहाँ पर हमारा इंडिया पड़ता है इधर करके, यहाँ पे इंडिया पड़ता है, ठीक है? तो ये कहता है थोड़ा-सा और ऊपर से पड़ता है, ये यहाँ से पड़ता है इधर, ठीक है? तो ये कहता है कि जो ग्रीनविच है ना, ये सपोज़ करो ये ग्रीनविच है ये वाला हिस्सा। ये ग्रीनविच है तो ये कहता है कि जो इसके अगर पूरब की बात करते हैं, तो पूरब वाला जो ये समय होगा ना, ये आगे चलेगा। ये क्या करेगा? आगे चलेगा, आगे। सपोज़ करो यहाँ पर 1 बजा है, तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो 1 बजकर 15 मिनट या 30 मिनट जो भी है, जैसे-जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा। और अगर हम इसके इधर की बात करते हैं, इधर की जो भी इधर कंट्री पड़ती है पश्चिम की तरफ, उनका समय क्या होगा? पीछे रहेगा। ये आगे रहेगा और ये क्या रहेगा? पीछे रहेगा। आपने मैथ में पढ़ा होगा ना कि वो उसमें मैथ में होता है कि हम अगर यहाँ से ये 1 सेकंड जैसे मैथ में जाते हैं, यहाँ पे आप 0 मान के देखते हैं, यहाँ पर प्लस होते चले जाते हैं या माइनस होते चले जाते हैं। तो आप उससे ईज़िली पहचान सकते हैं कि जो इसके पूरब में जाएँगे तो वो टाइम आगे चलता जाएगा और यहाँ जाएँगे तो टाइम पीछे चलता जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम गणना की बात करते हैं तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। ठीक है? यानी वह 1 घंटे में 15 डिग्री। अगर आप इसको जैसे अगर आप पूरा मैथ्स के उसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आएगी। यानी 1 घंटे में तो 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में कितनी घूमती है? 1 डिग्री घूमती है। और जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से अगर 15 डिग्री पूर्व की तरफ चलेंगे, यहाँ 15 डिग्री आ रही है, 15 डिग्री चलेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा यानी 60 मिनट का जो है डिस्टेंस पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में क्या करती है? 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट की बात करते हैं तो 1 डिग्री घूमती है। ठीक है? तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो 15 है ना, 15 को मतलब डिग्री को हम मिनट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है? ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे और वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से अगर 15 मिनट पीछे की बात करते हैं सॉरी गाइज़। तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट का जो है उसमें टाइम डिफरेंस आएगा और ग्रीनविच के समय से अगर 1 घंटा आगे और वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। ऐसे पीछे की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा 11 बजे होंगे। टाइम पूछता है कि बताइए हम अगर वहाँ पर इतने बजे हैं, तो आपको पहले तो आपको कंट्री की वो पता होना चाहिए कि कंट्री हमारी जगह कहाँ पड़ती है। इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में और सबसे उच्चतम बिंदु पर है दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं और घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। यानी जो हमारा घड़ी में समय दिखाया जाता है ना, वो तो उसका क्या करेंगे उसका स्थानीय समय माना जाएगा। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग-अलग यामांतर पर जो है स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि बहुत से जैसे हमारा भी ये हमारा इंडिया है, ठीक है? मैंने आपको बताया था ये हमारा इंडिया है और ये भारत है, भारत में क्या है कि ये यामांतर है, ये वाली जो ये लाइन दी हुई है ना यामांतर जो देशांतर रेखा जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये पूरब और ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है? तो ये अगर हम बात करते हैं ये पूरब ही रहेगा क्योंकि हमारा देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर हमारा इंडिया पड़ता है, तो हमारे ये अगर यामांतर से बात करते हैं तो पूरब ही रहेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये हमारे इंडिया के हिसाब से ये हमारा पूरब और पश्चिम है। हमारी जो भारत की उसके हिसाब से देखें तो ये पूरब और पश्चिम है, लेकिन अगर देशांतर के हिसाब से देखा तो पूरब में ही पड़ता है, ठीक है? तो ये यामांतर है, कर्क रेखा हमारे यहाँ इधर से ऐसे जाती है कर्क रेखा, ठीक है?
तो अब यहाँ पर अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं, आपने देखा होगा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में टाइम का और हमारे इधर की साइड देखें तो टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस जो है पाया जाता है। गुजरात के अहमदाबाद में और अरुणाचल प्रदेश में अगर टाइम डिफरेंस देखें तो 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है। बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका, देखो ये गुजरात का द्वारका है यहाँ में, और जो ये वाला है ये इसमें ये अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट, यानी लगभग अगर बात करें तो 2 घंटे का अंतर होता है। इसीलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी भी यामांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। यानी इससे अगर हम डिनोट करते हैं कि अगर ये जो समय है वो क्या हो जाएगा, उसी देश का वो समय माना जाएगा। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि यामांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री यानी 82.82 डिग्री पूर्व यानी 82 डिग्री 30 इंच पूर्व को मानकर यामांतर माना जाता है, और इसी यामांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय भी नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? इसे भारतीय मानक समय दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अब जैसे ही एक बार मतलब एक बार क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा गया था कि एक लड़का है कबीर नाम का, वो भोपाल के निकट स्थित एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि मैं वे अपने लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे, क्योंकि भारत और इंग्लैंड का जो है मैच, क्रिकेट मैच चला हुआ है, और मैच जो है लंदन में 2 बजे अपराह्न में है। ठीक है, अपराह्न का मतलब होता है जो दोपहर का समय होता है। जो एक तो नून होता है, नून जो बिल्कुल दोपहर होती है, दोपहर का होता है ना 12 बजे से लेकर जो 3 बजे तक का टाइम, उसको अपराह्न बोलते हैं। और भारत के समय अनुसार मैच के जो है 7:30 बजे जो है शुरू होगा, तो वो मतलब देर रात्रि में समाप्त होगा। तो आपको भारत और इंग्लैंड के समय का बताना है, तो 5.5 घंटे का जो है उसमें डिफरेंसेस है। भारत के ग्रीनविच के 82 पूर्व में स्थित है यहाँ का समय, और ग्रीनविच के समय में कितना डिफरेंसेस है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 5.5 घंटे जो है वो आगे रहता है। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। रूस में अगर 11 रूस ये अंडरलाइन करिए, डबल डबल अंडरलाइन करना इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 11 मानक समूह को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय अक्षेत्रों में बांटा गया है, और इस प्रकार प्रत्येक समय अक्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक ही घेरता है। अब देखो रूस एक सबसे बड़ी कंट्री है, आपको ये तो पता ही होगा। दूसरी बात यह है, रूस में तो मतलब ऐसा है कि रूस एक ही कंट्री के अंदर एक जगह अगर रात है तो दूसरी जगह दिन है। तो अगर यहाँ पर कितने मानक समय अपनाए गए हैं? 11 मानक समय अपनाए गए हैं। ये जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं, आप इसको अच्छे से जो है इसको कर लीजिए। ठीक है, और गाइज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन जितना हो सका, जितने क्वेश्चन इसमें बन सकते थे, मैंने सारे ही क्वेश्चन आपके इसमें जो है मतलब करवा दिए हैं। तो आप इसको अच्छे से बिल्कुल कर लेना। एक एक बार रीड करेंगे ना, और एक बार ये वीडियो देख ली तो उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, और जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे तो आप इजिली उसको पुट कर सकते हैं। और गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी इसमें फ्री में बिल्कुल बिना कोचिंग के आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, और आपको कहीं से भी कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, और वन टाइम में ही आपका जो है एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, सीटेट, और वो भी बहुत अच्छे स्कोरिंग से। ठीक है, तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, जिससे आने और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप जो है मिलता रहे। और गाइज इसका अगर ये जैसे पीडीएफ आपको अंडरलाइन के साथ ही चाहिए, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।